गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? बेटा, आज हम हमारे बुक का पेज नंबर 10 जो है उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया? द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19th century roll top desk in a junk shop। तो बेटा, जैसे अभी आपको मैंने पढ़ के बताया कि द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। तो अगर आपका छोटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का शॉर्ट आंसर आता है बिल्कुल, तो आपने इतना ही लिख देना है 1 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हैं, 3 मार्क्स का आ रहा है, तब आपने ये पूरा आंसर लिखना है कि इट वॉज मेड ऑफ ओक, किस वुड का बना है वो बता दिया है। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, तो उसको अलग अलग टुकड़ों में वो टूट रखा था। वन ऑफ द लेग्स वॉज क्लम्सली मेंडेड एंड देयर वर स्कॉच मार्क्स डाउन वन साइड। यहाँ पे स्क्रॉच गलत लिखा है, यहाँ पे स्क्रैच मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वाला ये गलत लिखा हुआ है, स्क्रैच, SCRATCH, प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उसकी एक टांग जो थी टेबल की वो भी टूट रखी थी, और उसको बुरे से ढंग से उसको ठीक किया होता। मेंडेड मतलब क्लम्जली मेंडेड, उसको ठीक ढंग से रिपेयर नहीं किया था, रिपेयर किया था लेकिन पूरे अच्छे ढंग से नहीं। एंड देयर वर स्क्रैच मार्क्स डाउन वन साइड, और एक साइड पर उसके स्क्रैच मार्क्स भी थे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 10 के ऊपर, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? ऑथर को टेबल के अंदर सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आप क्या सोचते हो कि उस ड्रॉर के अंदर, उस सीक्रेट के अंदर किसने रखा होगा? In a secret drawer of a roll-top desk, the author found a small tin box। तो कहते जो रोल टॉप डेस्क का सीक्रेट ड्रॉर था, उसके अंदर ऑथर को क्या मिला? एक स्मॉल टिन बॉक्स, एक टीन का डिब्बा मिला छोटा सा। देयर वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर सेलोटेप्ड ऑन टू इट्स टॉप। तो एक लाइन वाला पेपर होता है, जो जैसे हमारी कॉपी का पेपर होता है, वैसे एक पेपर था, उसको सेलो टेप के साथ उसके टॉप के ऊपर, टिन बॉक्स के टॉप के ऊपर चिपका रखा था। इट हैड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। तो वो किसकी चिट्ठी थी? जिम की अखीरली चिट्ठी थी, जो 25 जनवरी 1915 में मिली थी। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसको मेरे साथ ही दफनाया जाए जब भी मेरा वक्त आता है। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफरसन। तो जो उसका क्वेश्चन का दूसरा भाग है ना, कि हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, तो वहां पे कहते हैं हमें लगता है कि ये किसने रखा होगा? मिसेस जिम मैकफरसन ने रखा होगा, हु वाज जिम्स वाइफ। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स, और उसका जो नेम और एड्रेस था वो एनवलप में, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेज नंबर 14 के ऊपर भी कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेटे हम सारे के सारे जितने भी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने जा रहे हैं। तो आप भी इसके वीडियो को पॉज करते रहिए, और जहाँ पे आपने लिखना है क्वेश्चन को वो लिख लीजिए, ठीक है। हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when? तो वो लेटर किसने लिखी, किसको लिखी, और कब लिखी थी? अभी हमने पढ़ के आए हैं,
Jim McPherson had written the letter to his wife Connie McPherson on December 26, 1914. ठीक है, तो मिस्टर जिम मैकफर्सन ने लिखी थी चिट्ठी, किसको लिखी थी? अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को। और कब लिखी थी? उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। कहते वो लेटर क्यों लिखी गई थी और क्या अद्भुत चीज घटना घटी थी। ठीक है, जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। जिम ने लेटर क्यों लिखी थी? ये बताने के लिए कि क्रिसमस डे के दिन एक कितनी अद्भुत, कितनी वंडरफुल, बहुत ही अच्छी घटना घटी। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर। जो ब्रिटिशर्स थे और जर्मन्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंगेज थे, वो युद्ध लड़ रहे थे। येट ऑन दिस डे, मतलब क्रिसमस वाले दिन, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड। दोनों के दोनों ट्रूप्स, दोनों सेनाओं के, दोनों आर्मीज के ट्रूप्स नो मैंस लैंड, मतलब कि जिसके ऊपर कोई भी अपना हक नहीं जताता है। बॉर्डर के बीचों बीच एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी आर्मी अपना हक नहीं जमाती है, वो अपने कहते हैं कि ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। इट वॉज ए थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वॉर द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। कहते ये अद्भुत इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, युद्ध चल रहा था, लेकिन उसके बीचों बीच क्रिसमस के दिन को डेडिकेटेड होकर जितने भी युद्ध करने वाले सोल्जर्स थे वो एक शांति बना रहे थे। कैसे शांति बना रहे थे? आपने कहानी पढ़ी है, उन्होंने क्या खेला था? मैच खेला था, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हैंस वॉल्फ हैं और जिम मैकफर्सन हैं वो जब सोल्जर नहीं थे तब वो क्या काम करते थे। हैंस वॉल्फ वाज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, ही प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। जो हैंस वॉल्फ हैं वो डसेल्डॉर्फ के थे और वहाँ पर एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सेलो, वो ऑर्केस्ट्रा में बजाया करते थे। और जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और जो जिम मैकफर्सन है वो डॉर्सेट के एक स्कूल में टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको भी लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आए थे? आपको ये कैसे पता चला? नो, it is most likely that Jim McPherson did not come back from the war. कहते नहीं, ये नहीं हो सकता कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आए। इन द सैलो टेप्ड नोट पेपर इट वॉज रिटन दैट द लेटर वॉज जिम्स लास्ट लेटर। कहते क्योंकि सैलो टेप वाला जो पेपर था जो सीक्रेट ड्रॉर में मिला था टीन के डिब्बे में, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम की लास्ट लेटर है। कॉनी मैकफर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम, और कॉनी मैकफर्सन ने उसके बाद जिम से कोई भी और चिट्ठियां प्राप्त नहीं की। इट इंडिकेट्स जिम मैकफर्सन डिमाइस, यह दर्शाता है कि जिम मैकफर्सन विदा हो चुके थे। डिमाइस मतलब चले जाना, संसार छोड़कर। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, और ये जो वाक़या हुआ था, इंसिडेंट को बोलते हैं वाक़या, ठीक है ना। ये जो घटना घटी थी ये वर्ल्ड वार के पहली वर्ल्ड वार के शुरुआत में ही हुई थी। इन विच द जर्मन्स हैड बीन विक्टोरियस, और उस भाग में जर्मन्स जो थे वो जीत गए थे। विच इम्प्लाइज द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश
एंड द डिमाइस ऑफ जैमकफरसन। और ये दर्शाता है कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे उस पहले पार्ट में वर्ल्ड वार वन के वो हार गए थे और जिम मैकफरसन भी इस संसार को अलविदा बोल गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 16 के ऊपर है बेटा। हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज? कॉनी मैकफरसन ने क्या सोचा कि जो उनको मिलने आए हैं विजिटर वो कौन है? कॉनी मैकफरसन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। तो कॉनी मैकफरसन अब ओल्ड हो चुकी हैं, तो उनको वो लगा कि जो विजिटर उनको मिलने आया है वो और कोई नहीं बल्कि उनका हस्बैंड है जिम। सेकंड, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कहते आपको इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कहाँ पर ये पता चलता है कि विजिटर ने अपनी पहचान, आइडेंटिटी होती है पहचान, अपनी पहचान हाइड नहीं की। हाइड हाइड मतलब छुपाना, अपनी पहचान को छुपाया नहीं। The sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity is, अब यहाँ पे एक वाक्य आता है, सेंटेंस आता है जहाँ पर विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं। वो क्या बताते हैं, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। कहते मैंने मिसिस कॉनी मैकफरसन को बताया था कि मुझे डेस्क कैसे मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे सुना ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि कॉनी ने वो जिम की लेटर कितना लंबा समय तक रखी होगी? कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉनी ने जिम की लेटर को बहुत लंबे अरसे तक रखा था। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रेड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे सो डैट शी कुड फील डैट जिम वॉज नियर हर। तो कहते इसलिए लगता है कि उस जिम की लेटर को कॉनी ने अपने पास बहुत लंबे अरसे तक रखा होगा, क्योंकि उन्होंने नरेटर को बताया, लिखने वाले को जिसने ये कहानी लिखी है, कि वो कैसे हर रोज उनकी लेटर को, जिम की लेटर को पढ़ा करती थी। ठीक है, और जब वो पढ़ती थी तो उसको लगता था कि जिम उनके नजदीक ही हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या क्या लगता है कि डेस्क को क्यों बेचा गया होगा और कब बेचा गया होगा? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कॉनी मैकफरसन लिव्ड हैड गॉट फायर। हमें लगता है कि जब कॉनी मैकफरसन के घर को कभी आग लग गई होगी, उसके बाद इस डेस्क को बेच दिया। शी वॉज टेकिंग टू अ नर्सिंग होम। उनको नर्सिंग होम में ले जाया गया। ऑल द बर्नट अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर डैट। और जितनी भी जली हुई वस्तुएं थी उनको बाद में बेच दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? कहते जिम और हैंस ने ऐसा क्यों सोचा कि जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, जो झगड़ों को सुलझाने के लिए एक अच्छे तरीके हैं। क्या आप भी इस चीज़ से सहमत हो, इस विचार से सहमत हो आप? जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस। कहते अगर किसी भी झगड़े का अगर आपने उसको सॉल्यूशन करना है तो जंग की बजाय आप गेम खेलिए,
और जो जीतेगा हारेगा उसका फैसला उसी के अनुसार हो जाना चाहिए। और इस तरह से कोई भी किसी भी मैच में मरता नहीं है और फैसला हो जाता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा भी यतीम नहीं होता। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। ड्यू टू दीज रीजंस गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इसलिए जो गेम्स हैं, खेल हैं, वो बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए अच्छे हल हैं। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन, तो वार्स जो हैं, जो युद्ध हैं, वो केवल मौत लाते हैं, और डिवास्टेशन मतलब तबाही, मौत और तबाही ही लाती हैं जंगें। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आप क्या सोचते हो कि दोनों सेनाओं के जो सिपाही थे वो लाइक ईच अदर थे और या डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर थे, एक जैसे थे या अलग 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 थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, आपने इसका जो आपका जो भी आंसर है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने कोई एविडेंस देना है स्टोरी से। ठीक है, तो इसका आंसर है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, दोनों सेनाओं के सिपाही एक जैसे ही थे। बिलो आर सम इंस्टांसेस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव, नीचे लिखे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टांस हैं स्टोरी के जो से साबित करते हैं कि दोनों के दोनों सिपाही, दोनों सेनाओं के सिपाही एक जैसे ही थे। पहला है, बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उनका जो क्रिसमस फेस्टिवल है वो दोनों ही सेनाओं के सिपाही मनाते थे, दोनों आर्मीज मनाती थी। बोथ द आर्मीज शेयर्ड देयर फूड एंड स्पेंट टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, laughing, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, तो इंजॉय करने को, जो क्रिसमस का त्यौहार उन्होंने एंजॉय करने का जो सलीका, जो ढंग अपनाया, वो भी दोनों का सेम था और दोनों ने अपना फूड भी शेयर किया। ठीक है, कौन सी सेनाएं थी ये? एक ब्रिटिश आर्मी थी और दूसरी जर्मन आर्मी थी। दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड एग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स मे बी रिजॉल्व्ड बाय फुटबॉल मैच, तो कहते उन दोनों आर्मीज को फुटबॉल खेलनी आती थी। दोनों ने ये एग्री किया कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, उनको फुटबॉल मैच के द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है। दे एग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर एंड लॉन्ग्ड पीस, तो वो उन्होंने दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वॉर अपने साथ कितने नेगेटिव एक्सपेक्ट लाती है, कितनी तबाही लाती है। दे एक्सचेंज्ड कैरोल्स एंड होप्ड टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने ग्रीटिंग शेयर किए और ये उम्मीद की कि हम वो सब अपनी फैमिलीज को दोबारा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas, कहते आप अलग अलग वेज बताइए, तरीके बताइए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे के दोस्त बने और उन्होंने अपने क्रिसमस को मनाने के जो ढंग है उसके अंदर कॉमन चीज़ें ढूंढी, कॉमन थिंग्स ढूंढी उन्होंने, है ना। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, आंसर है कि जो ब्रिटिश और जर्मन ट्रूप्स थे उन्होंने क्रिसमस इकट्ठों ने मनाई। दे इंजॉयड ईच अदर्स फूड, ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, तो ये जो पिछला हमने अभी क्वेश्चन किया है उसमें से ही पहली 3 लाइनें तो वहीं से आ गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफरसन शेयर्ड द केक
कॉनी हैड बेक्ड। तो हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ने केक खाया जो कॉनी ने बेक किया था। कॉनी कौन है? जिम मैकफर्सन की बीवी, उन्होंने बनाया था। दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। उन्होंने अलग अलग शहरों के बारे में बातचीत की। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, और वो उन्होंने बुक्स के बारे में भी चर्चा की जिनको वो पसंद करते हैं। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज के ऊपर सहमत थे एक दूसरे के विचारों से। बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टैम्प्ड फीट। और दोनों ट्रूप्स ने फुटबॉल मैच खेला और जिस दौरान हैंस और जिम ने अपनी अपनी टीम्स को चीयर भी किया, तालियां बजाईं और खड़े होकर अपने फीट्स को भी स्टैम्प किया। दे आल्सो एक्सचेंज्ड कैरल्स एट नाइट, और शाम को उन्होंने कैरल्स भी शेयर किए। इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, इस प्रकार इस ढंग से उन्होंने क्रिसमस को मिलजुल कर मनाया। फाइंडिंग ए लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, और क्या पाया उन्होंने कि उन सब में बहुत सी चीजों में समानताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? और यह क्रिसमस का प्रेजेंट जो कॉनी को मिला वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कैसे बना? आंसर आपकी स्क्रीन पर है। When the narrator come to see Connie and gave her the box, she mistook him for her husband Jim. जब नरेटर कॉनी को मिलने आया और उनको वो टीन का बॉक्स पकड़ाया तो कॉनी ने उनको क्या क्या सोचा नरेटर को कि वो उनका हस्बैंड जिम ही है। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फ्रॉम क्रिसमस, और कॉनी को क्या लगा कि जिम क्रिसमस के दिन घर आ गए हैं। दिस वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, और यही कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट था। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस, क्योंकि जिम ने अपनी लेटर में लिखा था कि वो क्रिसमस वाले दिन उनके पास आ जाएगा। She had read that letter several times every day to feel that he was near her. कॉनी ने वह लेटर अब हर रोज बहुत बार पढ़ती थी ताकि वो ये फील कर सकें कि जिम उनके कहीं नज़दीक ही हैं। Now that he was finally there with her, she was extremely happy. अब जबकि जिम खुद उनके साथ हैं तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। अब यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था बिकॉज शी मिस्टुक द नरेटर एज हर हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये नहीं सोच लेना कि सच में जिम में आ गया था, असल में जिम नहीं आए थे, तो सिर्फ नरेटर ही था। ठीक है, उनको गलतफहमी हो गई थी कि उनका हस्बैंड यहाँ पर आ गए हैं। तो आज के दिन इतना ही। आपका ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। सी यू अगेन, बाय।